क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 पार्ट है। तो इस तरह से सभी मिला करके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स और इसके पहला पार्ट में है 28x4 डिवाइडेड बाई 56x। तो इसको ऐसा करते हैं कि जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है मतलब 56x को नीचे लिखते हैं और ये 28x का 4 ऊपर लिखते हैं। इस तरह से 28x4 बाई 56x हो गया। ये डिवीजन को साइन को हम अपॉन में भी बदल सकते हैं। अब जो नंबर कटने वाला है उसको काट देंगे। वैसे 28 2 जा 56 होता है, लेकिन 28 का टेबल सभी को पता नहीं है और ये बड़ा सा नंबर है, इसलिए इसको फैक्टर्स पता कर लें फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। तो 28 का फैक्टर्स पता कर लेते हैं। 28 2 से डिवाइड होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमें रह जाएगा 14। 14 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये रहेगा 7 और 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब दूसरा नंबर 56, तो 56 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से डिवाइड करने के बाद देखो कितना देगा ये 28। 28 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से 56 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जो 28x4 है उसको भी और नीचे वाला 56x दोनों को ही हम फैक्टर्स में लिखेंगे। तो ये देखो 28 को कितना लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 7, ये 2 इंटू 2 इंटू 7 और x की पावर 4 है, इसलिए हमने 4 बार x लिख करके बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। और नीचे में जो 56x है तो 56 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 मतलब 3 बार 2 और 1 बार 7 लिखेंगे और नीचे में एक ही x है, इसका कोई पावर नहीं है इसलिए एक ही x लिखेंगे। अब जो नंबर कटने वाला है उसको काट दें तो 2 से 2 कट गया, एक और 2 से 2 कट गया, फिर 7 भी कट सकता है और ये x भी कट सकता है। इसके बाद देखो नीचे में सिर्फ बचा क्या 2 और ऊपर में कोई 2 नहीं है, ऊपर में सिर्फ x बचा है, नीचे में कोई x नहीं है। इसके मतलब है कि अब कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो जो नंबर बच गया उसे हमें लिखना है। तो ऊपर में 3 ठो x बचा हुआ है, वो तीनों x लिख दिया, नीचे में अकेला 2 है तो वो लिख दिया। अब x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा x के पावर 3। मल्टीप्लाई करने में पावर बढ़ता है, पावर ही चेंज होता है। तो x की बाई 3 यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखने के लिए। यह है -36y³ डिवाइडेड बाई 9y²। तो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 36y³ अपॉन 9y² लिख दिया, माइनस के साइन वहाँ पे है ही। तो ये 36 को हम फैक्टर पता कर ले तो अच्छा रहेगा। ये 2 से डिवाइड होगा, ये 18 बच जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये 9 रह जाएगा। 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 रहेगा। तो 36 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे और y³ है उसकी जगह पे हम 3 बार y का मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे में 9 है तो 9 को इस तरह से फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, वो हमें ऐसे ही पता है 3 3 जा 9 होता है और y का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार y का मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब बात रह गई जो नंबर कटना है उसको काट दो। तो एक ऊपर नीचे का 3 3 कट गया, फिर एक और 3 कट सकता है, एक और y कट सकता है और एक और y कट सकता है। अब नीचे में कोई नंबर बचा ही नहीं, तो जो बाकी का नंबर है ऊपर में वो लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 1। जब कटने के बाद कोई नंबर नहीं रहता है तो उसको 1 लिखना होता है, 0 नहीं। 0 तो माइनस करते हैं तब लिखते हैं, जब 2 इक्वल नंबर माइनस में हो तो उसका आंसर 0 होता है, लेकिन ऐसे कटने के बाद कोई नंबर नहीं बचा इसका मतलब 1 रह गया। तो ऊपर में माइनस का साइन है आगे, 2 बार 2 है और ये सब नंबर कट गया, एक y है। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा
और y रह जाएगा, इसका मतलब -4y, और अपॉन 1 है तो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई चेंज नहीं आता है नंबर में, तो इस तरह से ये -4y ही रह जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट ये 66p(q²r³ डिवाइडेड बाई 11q(r²). तो हमें पता है जो नंबर से डिवाइड करना है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ये होगा 66p(q²r³ ऊपर में और 11q(r²) नीचे में। अब 66 को 6 × 11 करेंगे, हमें पता है 11 × 6 मतलब 11 6 जा 66 होता है। और ये जो पावर्स वाले नंबर है उनको सबको अलग अलग कर दिया है, पावर हटा करके जितना पावर था उतने बार हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिख दिया। जैसे p का कोई पावर ही नहीं तो एक ही बार लिखेंगे, q² मतलब 2 है q तो इसलिए 2 बार q लिख दिए, r की पावर 3 है तो 3 बार r लिख दिया। नीचे में भी वैसे ही q का कोई पावर नहीं है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा, कोई पावर नहीं है इसका मतलब पावर 1 है। r² का मतलब हो गया r को 2 बार लिखना है। अब नंबर कटने वाला है जो उसको काट दें, तो 11 से 11 कट गया, ये q से q कट गया, r से r कट गया, एक और r कटेगा। अब बाकी रहेगा जो नंबर उसको लिखेंगे हम। ऊपर में एक तो 6 रह गया है, इधर ये pq भी दिख रहा है और लास्ट में r, तो 6 × p × q × r, और नीचे में कोई नंबर नहीं है। हमने पहले बताया था जब कटने के बाद कोई नंबर नहीं बचता है तो वहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब ये सारे लेटर्स अलग अलग टाइप का है, मतलब पावर नहीं चढ़ेगा इसमें, PQR एक एक बार ही लिखा जाएगा। यदि एक से ज़्यादा बार कोई लेटर रहता तो हम पावर में चेंज करते, पावर को हम बदलते, लेकिन यहाँ पे P भी एक ही बार है, Q भी एक ही बार है और R भी एक ही बार है, तो ये हमें बच जाएगा 6, क्योंकि नंबर भी अकेला ही है, कोई नंबर दूसरा रहता तो मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 6 अकेला रह गया तो ये 6, और PQR नीचे का 1 से डिवाइड करना है तो 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है नंबर में। इस तरह से 6PQR हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यह है 34XQ(YQ)ZQ डिवाइडेड बाय 51XY²ZQ। तो जो पीछे का नंबर है डिवीजन के साइन के बाद उसको हम अपॉन में लिख देंगे, और ये 34 और 51 ज़रा याद करो टेबल, ये कौन सी टेबल में आता है। यदि वो याद नहीं आ रहा है तो मन ही मन इसको फैक्टर्स सोचो कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो छोटा सा नंबर है ये, इसको फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि 34 को लिखेंगे 2 × 17, मतलब 17 2 जा 34 होता है। आप लोग 8th क्लास के बच्चे हो तो 17 का टेबल आता होगा। 2 × 17 को बोलेंगे हम 34, 17 2 जा 34 होता है। अब x की पावर 3 है तो इसको हम x को 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा देखें तो नीचे में एक ही x है, क्योंकि एक ही x कटेगा तो इसको हम बहुत बड़ा न लिख करके x × x² लिख दिया। वैसे x² को 2 बार x लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको जमा भी करना पड़ेगा, इसलिए हमने देखा कि नीचे में एक ही x है तो इसलिए इसको एक x फिर x² कर दिया। और YQ है, देखो नीचे में कितने y है, 2 है, और इसमें है ऊपर में YQ, तो एक y को अलग कर लेते हैं और y² लिख देते हैं। और ZQ, इसको तो Z × Z लिख कर काटे, चाहे डायरेक्ट ही काट दे तो भी होगा, उसको हमने एक्सपेंड नहीं किया है और ZQ ही छोड़ रखा क्योंकि आखिर में ये कटेगा ही। अब जो नंबर कटने वाला है उसको काट दें, तो एक तो 17 कट गया, एक x भी कट गया, और इधर से ये y² कट गया। देखो y² पूरा ही कट गया, यदि 2 बार y × y करके ऊपर नीचे भी लिखे रहते तो भी एक एक करके काटना पड़ता, इसलिए हमने उसको अलग अलग करा ही नहीं। यहाँ पे देखो ZQ और ZQ कटेगा, तो बच क्या गया, ऊपर में जो बाकी है वो लिखते चलो। एक 2 बचा हुआ है, इधर से x² बचा हुआ है, और ये y बचा हुआ है, y के बाद कुछ भी नहीं बचा, सब कट गया है। नीचे में एक 3 है और इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो इस तरह से अकेला 3 रह गया नीचे में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर अकेला है, मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं है 2 में मल्टीप्लाई होने वाला, इसलिए 2 ही रह जाएगा। और ये x² y है, तो ये 2 अलग अलग लेटर्स है। जब अलग अलग लेटर्स रहता है तो पावर में चेंज नहीं करते, उसको बगल में वैसे ही लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2x²y/3, बीच का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसी को हमने हटाया और कोई चेंज नहीं करना, यही आंसर हो गया। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं, ये है 12a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाई -6 a⁶ और b⁴। चाहे क्वेश्चन कोई सा भी रहे, डिवीजन के साइन के बाद जो भी लिखा है उसको हमें नीचे लिखना है। तो ये हमने लिख लिया
नीचे में -6 A6B4। अब यहाँ पे काटने हैं नंबर को, तो उसके लिए देखो ये 6 2 जा 12 होता है, वो हमें पता है। यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाकी का काम है अभी हमारे लिए, तो इसलिए हम a की पावर 8 और b की पावर 8 के लिए सोचे। देखो a की पावर 8 का मतलब है a को 8 बार लिखो इंटू लगा लगा करके। b की पावर 8 का मतलब भी है कि b को 8 बार लिखो इंटू लगा लगा करके बीच में। तो इससे बेहतर ये है कि a की पावर 8 को हम a स्क्वायर इंटू a की पावर 6 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि नीचे को a6 दे करके बाद में इसको हम काट देंगे। उसी तरह से b की पावर 8 है, तो नीचे है b की पावर 4, तो इसको 2 बार हमने b की पावर 4 और b की पावर 4 लिख दिया। ऐसे करने से काम छोटा हो गया। यदि बड़े बड़े लिखोगे तो 8 बार a लिखना पड़ेगा और 8 बार b लिखना पड़ेगा, तो 16 बार ये हो जाएगा, 6 बार ये लिखना होगा और 4 बार ये लिखना होगा, 10 बार ये हो गया, तो बहुत लिखना होगा। अभी हमने इसको उतने ही पार्ट बनाया है जितना कि हमें ज़रूरत है। अब जो नंबर कटने वाला है उसको काट दें, तो ये 6 कट गया, a की पावर 6 नीचे ऊपर दोनों ही है वो कट गया, b की पावर 4 ऊपर और नीचे वाले कट गया। अब क्या क्या बाकी रह गया उसको देखें। तो ऊपर में हमें दिख रहा है कि एक 2 बाकी है, a स्क्वायर भी बाकी है, b की पावर 4 भी बाकी है, और नीचे में कोई नंबर बाकी नहीं है, तो सिर्फ 1 रहेगा और माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन इधर सामने आ जाएगा, तो ये रह गया 2a स्क्वायर b4 और माइनस का साइन आगे चला गया। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे ही रह जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। ये है डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है इसका 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। तो एक बात ध्यान रखना कि डिवीजन के बाद जो भी लिखा हुआ उसको हम नीचे में लिखेंगे। अब 5x स्क्वायर माइनस 6x को क्या करें? तो इनको जो भी कॉमन आ सकता है, जो भी फैक्टर्स बन सकता है, इसको ऐसा कहो, वो बनाओ और उसके बाद नंबर्स को काटने होंगे। ऊपर नीचे जो भी कटना होगा वो कटेगा। तो इसमें से सिर्फ x कॉमन आ सकता है, तो x को हमने कॉमन में ले लिया, और यहाँ पे 5x स्क्वायर वाला में से एक x बाहर चला गया है तो 5x रह गया, और माइनस का साइन लगाया। 6x में से x को हमने कॉमन ले लिया है, इसका मतलब बाहर चला गया है और वो 6 रह गया। और 3x में कुछ नहीं किया हमने, बस 3 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है, लेकिन शुरू की ये क्वेश्चंस है जो कि नंबर्स में जैसे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते थे वैसे यहाँ पे लेटर के बीच में भी लगा दिया। अब जो कटने वाला है उनको काटें, तो नंबर ऊपर में बाहर में कोई नहीं है, सिर्फ x है। ये x से x कट गया। ऊपर में रह गया 5x माइनस 6 और नीचे में रह गया 3। एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि इस 3 से उस 6 को नहीं काटना है। ये कब कटता? जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता तो ये कटता। अभी बीच में माइनस का साइन है, इसलिए ये 3 से वो 6 नहीं कटेगा। यदि कटना होता तो ये पूरा ही ब्रैकेट के अंदर रहता 3, यदि वो कॉमन में आ गया रहता तब उसे ये कटता। अभी फिलहाल ये नहीं कटेगा, तो 5x माइनस 6 बाई 3 यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 6 से नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये कब कटता? जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो। इसका दूसरा पार्ट देखें हम क्वेश्चन का। ये है 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, और डिवीजन में है y की पावर 4। तो पहले तो हम डिवीजन में है जो चीज़ लिखा हुआ उसको नीचे लिख दें। अब हम इसको फैक्टर्स निकालें, तो y सभी में है। नंबर्स की बात करें तो 3 है, 4 है, तो 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आता। इधर 5 है, तो नंबर वाले में कोई कॉमन नहीं आने वाला है। कॉमन आएगा तो सिर्फ y आएगा। तो y का कितना पावर कॉमन में आ सकता है? तो सभी में देख करके, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है पावर में, यहाँ पे 4 है, तो सबसे छोटा पावर है वो हम कॉमन में ले लेंगे। तो सबसे छोटा पावर है कितना? ये है y की पावर 4, तो उसको हम कॉमन में ले लें तो रह गया। अब रह गया क्या बाकी, वो देखना है बड़े ध्यान से। 3y की पावर 8 में से y की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो नंबर ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 में से कुछ कॉमन नहीं आया है। रह गया y की पावर कितना बचेगा अब ये 3 के साथ, तो
8 में से 4 कॉमन चला गया है तो 4 ही रहेगा, मतलब बाहर वाला 4 और अंदर वाली 4 मिलकर के y की पावर 8 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 4 वाला 4 है ही, और y की पावर 6 है, उसमें से y की पावर 4, मतलब यहाँ पे 6y है, उसमें से 4y कॉमन में चला गया है, तो इसलिए 2y रह गया। 2y का मतलब y की पावर 2। और यहाँ पे ये देखो y की पावर 4, ये पूरा ही चला गया है कॉमन में, तो सिर्फ 5 रह गया। अब कटने वाला जो नंबर है इसको काटें, तो y की पावर 4 और y की पावर 4 पूरा ही कट गया। जो बाकी रह गया उसको हम लिख लें, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स है, जो लिखा है वो सब बाकी रह गया है, और यही हमारा आंसर हो गया। इसके पार्ट 3 पे चलते हैं। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, 8 बाहर में लिखा है, फिर है x की पावर क्यू, y की पावर स्क्वायर, z की पावर स्क्वायर, प्लस का साइन के बाद है x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद है x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, डिवीजन के बाद है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो हमने पहले ही बताया था कि डिवीजन के बाद जो भी लिखा है उसको हमें नीचे लिखना है, तो अभी फ़िलहाल हमने यही काम किया है। पहले वाले जो टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद हमें सोचना है कि कॉमन क्या आएगा। तो कॉमन क्या आएगा, ये चीज़ पहचान में तब आता है जब हमें सबसे छोटा नंबर समझ में आ जाए। तो पहले x के लिए सोचें, क्योंकि x y z तीनों ही है ऊपर में, तो इसमें x क्यूब है, मतलब x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन में आ जाएगा। y में कितना आएगा कॉमन, तो इसमें देखो y की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो y की पावर 2 कॉमन में आएगा। और z के लिए यहाँ पे z का पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब z की पावर 2 कॉमन में आएगा। तो इस तरह से x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर कॉमन में आ गया। कॉमन में आने के बाद जो टर्म्स बच गया है ब्रैकेट के अंदर उसको हमने लिख दिया। तो देखो यहाँ पे है x क्यूब, उसमें से 2x मतलब x के पावर स्क्वायर कॉमन में चला गया, तो एक x तो बाकी रह गया, और y स्क्वायर z स्क्वायर सभी कॉमन में चला गया है, मतलब बाहर चला गया। इधर देखो x स्क्वायर बाहर गया है कॉमन में, y क्यूब है, तो ये y क्यूब में से 2 ही y बाहर गया है कॉमन में, एक y बाकी रह गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ थर्ड टर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन में गया, एक जेड बाकी रह गया है। तो ब्रैकेट के अंदर इधर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया हमने। अब जो कॉमन में आ गया है उसको और नीचे वाले टर्म्स को काट दें जो कि कटने वाला हो। तो 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटेगा, तो बाहर रह गया 2 और इधर x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे में रह गया 1। 1 से डिवाइड होने पे कोई चेंज नहीं आता है नंबर में, इसलिए हमें 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही बच गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट में चलेंगे। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। तो लास्ट का जो 2x है डिवीजन में उसको हम नीचे लिखें, ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन आने वाला चीज़ है उसको फाइंड करें। तो x आना है कॉमन क्योंकि x तीनों में है, यहाँ पे नंबर में कोई कॉमन आना है नहीं, यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है। जब कोई नंबर नहीं रहता है इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 में कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमने कॉमन में सिर्फ x लिया और ऊपर वाले x नीचे वाले x कटेगा, तो बाकी रह जाएगा वो हमें लिख लें। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऊपर में और नीचे में 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस 2 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो और ये 1/2 बाहर में चला गया नंबर। इस तरह से यही आंसर हो गया। अब है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है p के पावर 3 q के पावर 6 माइनस p के पावर 6 q के पावर 3, और डिवीजन में है p के पावर 3 और q के पावर 3, वो तो हम नीचे लिखेंगे और कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखो p के पावर 3 है और उधर है p के पावर 6। तो मैंने कहा था कि जब छोटा नंबर रहता है वही कॉमन में आता है। इस तरह से p के पावर 3 कॉमन में आ जाएगा और इधर है q के लिए पावर 6, इधर है q के पावर 3, तो p के पावर 3 और q के पावर 3 कॉमन में आ गया। और यहाँ पे देखो ये p के पावर 3 तो बाहर चला गया है और q के पावर 6 है, उसमें से 3 पावर तो बाहर गया और 3 पावर अंदर ही रह गया। उसी तरह से यहाँ पे देखें लास्ट वाले टर्म माइनस के बाद जो है, तो p के पावर 6 है, उसमें से p के पावर 3 बाहर गया है,
तो p की पावर 3 रह गया और q के पावर 3 ये तो कॉमन में ही चला गया था बाहर, इसलिए यहाँ पे q का कोई भी नंबर नहीं बचा और नीचे में p के पावर 3 और q के पावर 3 है। अब जो कट सकता है उसको काट दें तो p के पावर 3 ऊपर वाले और नीचे वाले कटेगा और q के पावर 3 ऊपर वाले और नीचे वाले कटेगा। इसके बाद रह क्या गया, ऊपर में q के पावर 3 माइनस p के पावर 3 और नीचे में 1। इस तरह से q के पावर 3 और माइनस p के पावर 3 यही बच गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ पे भी डिवीजन ही करना है। तो पहला क्वेश्चन है 10x माइनस 25, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, डिवीजन बाय 5। तो इसको हम 5 नीचे लिख दे, ये पहले से ही करते आ रहे हैं यही काम, और ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन आने वाली नंबर है उसको हम कॉमन ले ले। तो 10 और 25 ये दोनों ही 5 का टेबल में आता है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। 10 में से 5 कॉमन आने के बाद 2 रह जाएगा, मतलब 5 2 जा 10 होता है। और x तो कॉमन में गया ही नहीं, तो यही रह गया। और 25 में से यदि हम 5 कॉमन ले ले तो 5 बचेगा। ये कॉमन कैसे लेते हैं, इसके जैसे दो फैक्टर्स है, 5 × 5, तो एक 5 तो बाहर चला गया, एक 5 अंदर रह गया। अब जो कॉमन में आया है वो और ये नीचे वाले नंबर देखे काट दे, तो ये 5 और 5 कट गया, तो बाकी रह गया 2x माइनस 5 ऊपर में और नीचे में कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 रह गया और यही हमारा आंसर हो गया। इसके सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। देखो ये 10x माइनस 25 इधर भी था पहले वाले क्वेश्चन में ही, लेकिन ये जो डिवीजन के बाद का जो पार्ट है वो अलग है। तो 2x माइनस 5 को हम अपॉन में करके लिख ले, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 नीचे में लिख दिया और ऊपर में 10x माइनस 25 कर दिया। अब कॉमन में ऊपर में आएगा 5, ये वैसे ही पहले वाले जैसे ही है ये, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5 ऊपर में और इधर 2x माइनस 5 ब्रैकेट में नीचे में, ये टर्म कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे में जो कॉमन रहता है वो कट जाता है। तो ये रह गया क्या, अब ऊपर में सिर्फ 5 बच गया और नीचे में कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। तो 5/1, वैसे 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। चाहे वैसे भी याद रखना है कि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद नंबर में कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता नंबर में, इसलिए ये 5 ही रह गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते पार्ट 3 में। 3 में है ये 10y और ब्रैकेट के अंदर है 6y प्लस 21, फिर डिवीजन का साइन है, फिर है 5 2y प्लस 7। तो डिवीजन के बाद का जो टर्म है उसको हम नीचे लिख दें और ये 10y ब्रैकेट के अंदर 6y प्लस 21 ये ऊपर में रहेगा। अब हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन आ सकता है वो सोचना है। तो 6y और प्लस 21, देखो तो 6 है 3 का टेबल में, 3 2 जा 6 होता है, और 21 भी है 3 का टेबल में, ये 3 × 7 होता है 21। तो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, y तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि ये पहले वाले टर्म में ही है, दूसरे वाले में y नहीं है, इसलिए y कॉमन में नहीं आएगा। तो जो कॉमन में आया मतलब 3 उसको हम बाहर में लिखेंगे। देखो तो 10y ऐसे ही लिख दिया, इंटू का साइन लगा के इसमें से 3 जो कॉमन लिया था वो हमने लिख दिया बाहर में। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 6 में से 3 कॉमन जाने के बाद 2 बच गया, y कॉमन में गया ही नहीं था इसलिए y ही रहेगा। अब 21 में से 3 कॉमन में चला गया है तो यहाँ पे रह गया 7। तो इस तरह से अब ऊपर और नीचे में जो टर्म कटने वाला है वो देखो। तो यहाँ पे 5 और 10 कट सकता है, तो इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। वैसे डायरेक्ट भी काट देते, 5 2 जा 10 तो भी होता, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक्सपेंड कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा और काटने में भी आसानी रहेगी। तो इस 10 को 2 × 5 कर दिया, यहाँ पे y रह गया तो y भी लिख दिया, फिर 3 है और ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 7 है, तो ये 5 लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 7 है। अब क्लियरली दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर कटने वाला है। तो ये 5 ऊपर का और नीचे का 5 कटा, और ब्रैकेट के अंदर जो है 2y प्लस 7 और ब्रैकेट के अंदर में 2y प्लस 7 ऊपर में भी है, तो ये दोनों भी कटेगा। 2y प्लस 7 ऊपर वाला और नीचे वाला कटा। अब ऊपर में क्या क्या रह गया है, तो 2y और 3
तो उसको हम लिख दें 2 इंटू वाई इंटू 3, और नीचे में कोई भी नंबर बचा नहीं है तो इसको कई क्वेश्चंस में हमने अपॉन 1 करके लिखा था। अब कुछ नहीं बचा तो वो बार बार उस टर्म को लिखना जरूरत नहीं है, सीधा 2 इंटू वाई इंटू 3। इसका मतलब है कि अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम y लिखेंगे, तो ये 6y हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है 9x² y² ब्रैकेट के अंदर है 3z माइनस 24, और डिवीजन है 27xy ब्रैकेट के अंदर z माइनस 8। देखो धीरे 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 बड़े सा क्वेश्चन होता जा रहा है। पहले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, अब टर्म्स भी बढ़ता जा रहा है, पावर भी बढ़ता जा रहा है। डिवीजन के साइन के बाद जो टर्म है उसको हम नीचे लिख दें। इसके बाद कॉमन लेने की कोशिश करें कि जो जो कॉमन आ सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर 3z है और ये माइनस 24 है, तो 24 3 का टेबल में आता है, 3 8 जा 24 होता है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले ले। ये 9x² y² ऐसे ही छोड़ दे, अभी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक तो 3 और माइनस का साइन लगा दे। 24 में से 3 कॉमन में चला गया, तो 3 8 जा 24 होता है, इसलिए 8 रह गया बाहर में। अब हम इसको और एक्सपेंड करें ताकि नंबर्स को कट करने में आसानी हो, तो 9 को लिख दिया 9 ही, उसको इसको 3 इंटू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन नीचे में 27 उसको भी 9 इंटू 3 कर देंगे ताकि ये कट जाएगा। वैसे 3 इंटू 3 लिखे तो भी चलेगा, और नीचे वाले 27 को 3 बार लिखना होगा 3। अच्छा, अब देखते हैं x²। तो 2x लिख दिया हमने इंटू लगा करके, y² है तो 2y लिख दिया, और ये 3z माइनस 8 को भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 27 को 9 इंटू 3 लिख दिया। xy इसमें पावर है नहीं, इसलिए एक एक बार ही लिखा। देखो पावर नहीं होता है, इसका मतलब एक पावर होता है उसका। इसके बाद ये है z माइनस 8 लिख दिया हमने। अब कटते चलते हैं। देखो 9 से 9 कट गया ऊपर नीचे वाले, और ये 3 है इधर, इससे ये 3 भी कट गया। अब नंबर तो नहीं रहा कोई बाकी, अब इधर रह गया x से x कट गया, y से y कट गया, और ये z माइनस 8 पूरा ब्रैकेट सहित ऊपर नीचे का कट गया। अब देखो नंबर बचा क्या कौन कौन सा है, तो ऊपर में एक x दिख रहा है, इधर एक y दिख रहा है, तो xy तो बचा ही, और नीचे में कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ x इंटू वाई लिख दे। अब x इंटू वाई का आंसर क्या होगा, तो xy ही होगा। जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच का मल्टीप्लिकेशन हटा देते हैं, वही xy हमारा आंसर हो गया। यदि यहाँ पे आप देखना कि कहीं पे भी कि x और y लिखा है साथ में, इसका मतलब वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। अलजेब्रा में ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 9x² y² है, इसका मतलब ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। जब जरूरी होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते भी हैं। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगला फिफ्थ पार्ट। ये और भी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। पहले हम डिवीजन के साइन के बाद का जो नंबर है उसको नीचे लिखें। ये 144 a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस 6। ऊपर में रह गया 96 abc और ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 12, फिर 5b माइनस 30। तो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म्स है उसमें कुछ कॉमन आ सकता है, पहले तो हमें ये सोचना होगा। तो यहाँ पे 3a माइनस 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बाकी रह जाएगा a माइनस 4, और दूसरी वाली ब्रैकेट में 5b माइनस 30 है, उसमें से 5 कॉमन आएगा तो रह जाएगा b माइनस 6। ये छोटी छोटी बातें आपको अभी तक इतने क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ गया होगा। अब a माइनस 4 को काट दें, और b माइनस 6 और b माइनस 6 को भी काट दें, क्योंकि इधर 96 है और इधर 144 है। ये भी एक काम है बड़ा सा बाकी। तो जो बाकी रह गया उन नंबर्स को देखो, 96 abc, यहाँ पे 3 बाकी है, इधर पे 5 बाकी है, और नीचे में है 144। अब 144 को यदि हम फैक्टर करने लग जाए तो ये भी बड़ा सा काम होगा, इसलिए इसको छोटा सा ही काम में फैक्टर निकाल लेते हैं। वो ऐसा करेंगे कि 44 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 12 इंटू 12 44 होता है। तो इसको 12 इंटू 4 इंटू 3 करें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर में भी 4 आने वाला है। इधर 96 को यदि हम कट करें तो 12 8 जा 96 होता है। 12 का टेबल में 12 8 जा 96, तो 96 को हमने 12 इंटू 4 इंटू 2 कर दिया। पीछे का जो 3 इंटू 5 वहाँ पे है ही। अब क्लियरली सा दिख रहा है कि जो जो नंबर कटने वाला है वो कटने का लायक हो गया है। तो नंबर को काटे
12 से 12 कट गया, ऊपर का ये 4 और नीचे का 4 कट गया। अब ऊपर का ये 3 और ये नीचे का भी 3 कट गया। नीचे में कोई नंबर बचा नहीं, 1 बच गया इसका मतलब। तो अब जो बाकी रह गया उन नंबर को लिख दें। तो इधर है 2, इधर है ABC और इधर है 5 और नीचे में 1 रह गया। तो 2 इंटू ABC इंटू 5, पहले तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करें। नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 10। और ABC यदि कोई ऐसा ही लेटर रहता तब उसके पावर में चेंज आता, क्योंकि अब कुछ लेटर बाकी ही नहीं है, सिर्फ ABC बाकी है तो ABC ही रहेगा। नीचे का 1 रह गया और 1 से डिवाइड करने के बाद नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, वो आपको पता है। तो ये रह गया 10 ABC और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है डिवाइड एज डायरेक्टेड। तो इसका पहला पार्ट है ऐसे ही 5 और ब्रैकेट के अंदर है 2x + 1, फिर दूसरा ब्रैकेट है 3x + 5, डिवीजन का साइन है 2x + 1 ब्रैकेट में लिखा है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, डिवीजन के साइन के बाद जो टर्म लिखा है उसको हम नीचे लिखते हैं। उसका बाद क्या काम होता है, जो कटने वाला है उसको काटते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों ही है, नीचे ऊपर दोनों। तो इसको हम काट दें। तो जो बाकी रह गया वो क्या है, 5 इंटू 3x + 5 और नीचे में है 1। तो यही हमारा आंसर रह गया। 1 से डिवाइड करने के बाद कोई चेंज नहीं आता है नंबर में, बहुत दिनों से हमें पता है ये बात। यही हमारा आंसर रह गया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 26xy ब्रैकेट के अंदर x + 5, फिर ये y - 4 और डिवीजन के साइन के बाद है 13x ब्रैकेट के अंदर y - 4। तो पहला काम यदि याद करूं मैं तो क्या करना होता है, डिवीजन के बाद को जो नंबर है उसको नीचे लिखते हैं, वो लिख दिया हमने। इसके बाद जो कटने वाला नंबर है उसको काटते हैं। तो ऊपर का x और नीचे का x कट गया, y - 4 भी कटा और ऊपर में 26y और ब्रैकेट के अंदर x + 5 बाकी रहेगा, नीचे में 13 बाकी रह गया। तो इसे 13 को हम 26 से हम काट सकते हैं, या उसको ऐसे कर ले 2 इंटू 13 कर ले। तो 2 इंटू 13 26 हो गया। ब्रैकेट के बाहर जो y है वो है और x + 5 हमने लिख दिया। नीचे वाला 13 और ऊपर वाला 13 कटेगा। यहाँ पे 26 को 2 इंटू 13 लिखा था, वो आप लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, नहीं तो आप 13 से डायरेक्ट ही यहाँ पे कट कर दो और 2 लिख दो, वो भी मेथड है। लेकिन यहाँ पे अच्छा दिखे इसलिए हमने फैक्टर्स लिख रखा है। अब बाकी का जो टर्म्स बच गया है वो लिखें। तो 2 और y बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो इंटू का साइन हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये रहेगा 2y और ब्रैकेट के अंदर x + 5, नीचे में कोई नंबर नहीं है तो ये 1 रह गया। तो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई नंबर में चेंज नहीं आता है। आज मैंने कितनी बार ये बात बोला हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रह गया 2y और x + 5, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड में है ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये 52 PQR, फिर ब्रैकेट के अंदर है P + Q, दूसरे में है Q + R और तीसरा भी ब्रैकेट है R + P लिखा है। डिवीजन के साइन के बाद 104 PQ और फिर ब्रैकेट के अंदर Q + R और R + P दूसरा ब्रैकेट में है। तो यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन देखे घबराने की जरूरत नहीं है, पहला अपना प्रोसेस शुरू करें जो हमें पता है। डिवीजन के साइन के बाद जो भी टर्म्स रहता है उसको हम नीचे में लिखते हैं। तो ऊपर बाय 52 PQR और फिर P + Q, Q + R और R + P लिख दिया और नीचे में 104 PQ और Q + R दूसरे ब्रैकेट में R + P लिख दिया। ये सारा ही वैसे ही क्या जैसे हमें पता है, डिवीजन के बाद जो भी टर्म्स रहता है वो नीचे में लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म्स कटने वाला है उसको काटते चलो। ऊपर का जो ब्रैकेट में है Q + R, नीचे में भी है वो तो कट जाएगा। ऊपर के ब्रैकेट में R + P और नीचे वाले R + P कट गया। इससे क्या हो गया, हमारा काम थोड़ा सा आसान रह गया। जो बाकी टर्म्स है वो लिखें हम। तो ये 52 PQR, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रखा है क्योंकि नीचे भी PQ है तो कटेगा, और ये P + Q ब्रैकेट के अंदर वो रह गया। ये 104 है, उसको हम फैक्टर करके निकाले तो 2 इंटू 52 होगा। 52 से आगे हमने फैक्टर इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऊपर भी 52 है नीचे भी 52 है, तो उसको डायरेक्ट ही हम काट देंगे। तो उसको कट करना शुरू करें। तो 52 से 52 कट गया और ये P से P कट गया, Q से Q कट गया और जो टर्म बाकी रह गया उसको लिखें। तो ये रह जाएगा R और ब्रैकेट के अंदर P + Q, फिर है 2 नीचे में और कोई बाकी है नहीं।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। अब 4 में है 20 y प्लस 4 और ये ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और फिर डिवीजन के बाद 5 y प्लस 4 है। तो डिवीजन के बाद जो है उसको हम अपॉन में लिख दें और जो कॉमन है कटने वाला दोनों में उसको काट दे ताकि काम कुछ आसान हो जाए। तो y प्लस 4 और y प्लस 4 कट गया। ये जो 20 है उसको 4 इंटू 5 कर दिया और इस तरह से 5 ऊपर का और नीचे का कट जाएगा। तो बाकी रह गया हमारे पास 4 और ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो देख ले। इसमें है x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 3 और डिवीजन है x इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें पहले से पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन किया है कि डिवीजन के बाद जो होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया। डिवीजन के बाद जो है x इंटू एक्स प्लस 1 उसको नीचे में, पहले वाले है उसको ऊपर में। अब जो कॉमन है काटने वाला वो काट दें। तो x और x ऊपर नीचे दोनों में ही कट गया, x प्लस 1 भी नीचे ऊपर दोनों में कट गया। तो हमारे पास ऊपर में रह गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे में रह गया 1। तो 1 से डिवीजन करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ x प्लस 2 और x प्लस 3 ये रह गया और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया और ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।